वॉइड जो रहता है वो वॉइड के अंदर आपका एक एटम का क्या रहता है, कंसिडरेशन रहता है। मतलब मान लीजिए कि ये आपका टेट्राहेड्रल वॉइड है, ये मैंने आपको बता रखा है कि टेट्राहेड्रल वॉइड में जो आपके मतलब एक वॉइड रहता है उसके अंदर एक जो एटम रहता है वो एटम आपका बहुत ज़्यादा छोटा होता है। तो इसके कारण क्या होता है, एक क्यूबिक यूनिट सेल का स्ट्रक्चर बन के आ जाता है, क्यूबिक यूनिट सेल का स्ट्रक्चर बन के आ जाता है। और इसका एग्जांपल होता है आपका जिंक सल्फाइड, ठीक है। अब ये वाला स्ट्रक्चर की वजह से आपका यूनिट सेल का स्ट्रक्चर आ जाता है और यूनिट सेल हमको मदद करता है टू फाइंड आउट द टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर विच इज़ Cn=4, ठीक है। ओके, सो ये वाला स्ट्रक्चर का मतलब आप समझ गए। देखिए, एक अगर मैं यूनिट सेल की बात करूँ, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कैसे दिखता है। मान लीजिए कि ये एक आपका यूनिट सेल है, इसी वाले यूनिट सेल में जो आपके टेट्राहेड्रल वॉइड के जो एटम्स रहते हैं, हमने पढ़ रखा है कि आपका जो टेट्राहेड्रल वॉइड है वो कुछ इस तरह से बनता है। एक एटम के ऊपर ये 3 एटम्स आके जुड़ जाते हैं, हमने पढ़ रखा था 3D में। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर में आपका जो मतलब एटम्स रहता है ना, ये 4 एटम्स आपका कहाँ रहता है, ये 4 एटम्स आपका कहाँ रहता है, अल्टरनेटिव कॉर्नर्स पे। हमें पता है कि एक क्यूब में 8 कॉर्नर्स रहते हैं, ठीक है। और ये 8 कॉर्नर्स में अगर अल्टरनेटिव कॉर्नर्स की बात करो तो एक छोड़ के एक में आएगा एटम, मतलब 4 कॉर्नर्स में आपका एटम प्रेजेंट रहेगा। मान लीजिए कि ये आपका एक आपका फेस है, ठीक है। अब ये वाला फेस में आपका कैसे अल्टरनेटिव एटम्स रहेंगे, ये वाला कॉर्नर है, ये वाला कॉर्नर है। अगर मैं एक फेस में ऐसे कॉर्नर में एटम्स को कंट्रीब्यूट करूँ तो आपको ऐसा कंट्रीब्यूशन दिखेगा। ये 2 हो गए और 4, मतलब अगेन ये अगर एक फेस हो गया, ये दूसरा फेस में अगर बात करूँ तो इसमें भी कैसे होंगे अल्टरनेटिव कॉर्नर्स में, ऐसे है ना, या ऐसे। एक काम करते हैं, इसको ज्वाइन करके यहाँ कर देते हैं, हो गया। अब इस वाले मतलब एटम में आपको जितने डायगोनल दिखेंगे उतने डायगोनल पॉसिबल होंगे। देखिए, जो हम पिछले वाले में सॉल्व किए थे ट्रायंगुलर वर्ड में, उसमें कोई डायगोनल नहीं आ रहा था। उसमें हम बेसिकली एक बाइसेक्टर देख रहे थे ट्रायंगल के लिए, पर यहाँ पर कोई हमको बाइसेक्टर तो दिखेगा नहीं, ऊपर से यहाँ पर हमको एक डायगोनल दिखेगा। डायगोनल क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको पहले बताया था कि क्यूब में पॉसिबल 4 डायगोनल्स होते हैं। एक रूम में एक कोई फेस ले लीजिए, उस फेस के हर कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में जितना आपका एक मतलब जो स्लोप जा रहा है, एक जो स्लैंटिंग लाइन जा रहा है, वही आपका डायगोनल हो जाएगा। डायगोनल मीन्स कटिंग पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि इस वाले फेस के लिए जितने पॉसिबल डायगोनल होंगे वो कितने होंगे, 4। मतलब अगर मैं आपको डायगोनल दिखाने की कोशिश करूँ तो मुझे थोड़ा सा क्यूब अलग बनाना पड़ेगा, माफ़ कीजिए। सो आप समझ जाइए कि ये आपका क्यूब है। ये वाले क्यूब में आपको पॉसिबल डायगोनल कितने होंगे, ये वाला एक फेस मैं ले लेती हूँ, ये वाला फेस मैं ले लेती हूँ, ठीक है। ये वाला फेस कौन से वाले फेस में, ये वाला फेस के ही में डायगोनल होगा, तो ये वाला फेस इस वाले फेस के ऑपोजिट यहाँ डायगोनल होगा। मान लीजिए कि आपका रूम का छत से नीचे फ्लोर में जो ऑपोजिट कॉर्नर है उसमें ये अटैच हो रहा है, ठीक है, यहाँ से नीचे के फ्लोर में। सो इसमें आपको कुछ ऐसे दिखेगा स्ट्रक्चर। अगेन यहाँ से आपका कौन सा वाला स्ट्रक्चर दिखेगा, यहाँ पर, ठीक है। अगेन ये वाला स्ट्रक्चर आपका क्या है, नीचे है, तो नीचे होगा तो ये बेसिकली ऊपर ही जाएगा, मतलब यहाँ पर। अगेन ये वाला स्ट्रक्चर है, तो ये वाला स्ट्रक्चर भी आपका कहाँ पर जाएगा, मतलब हम बोल सकते हैं कि वो वाला अगेन यहाँ पर जाएगा, मतलब यहाँ से इधर पर। तो ये आपका पॉसिबल 4 डायगोनल्स हो गए। मैं आपको समझा दी कैसे कैसे होते हैं। अब इसमें आपके डायगोनल कहाँ कहाँ दिख रहे होंगे आपको। एक तो आपका जो एटम है वो एक फेस में प्रेजेंट है, आपका एटम्स का एक फेस दिख रहा होगा, है ना। ये वाला फेस आपको दिख रहा होगा, इसमें 2 एटम्स दिख रहे होंगे कॉर्नर्स पे। अब ये एटम्स आपको मदद करेगा एक फेस डायगोनल में शॉर्टकट निकालने में, ठीक है, फेस डायगोनल। और एक आपको बॉडी डायगोनल में भी दिख रहा होगा। बॉडी डायगोनल में कैसे दिख रहा है, देखिए मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो आपका पॉइंट होगा, या फिर अगर मैं बोलूँ कि आपको ये वाला जो आपका पॉइंट है, ठीक है, ये वाला जो आपका पॉइंट है कहाँ गया, हाँ ये वाला। तो यहाँ से आपका एक बॉडी डायगोनल आ सकता है। यहाँ से कैसे आ सकता है, एक तो मैंने इधर बना दिया। देखिए, अगर मैं इसको ऐसे एक बॉडी डायगोनल बनाऊँ, इसका अगर ऐसे एक बॉडी डायगोनल बनाऊँ, इसका एक ऐसे बॉडी डायगोनल बनाऊँ, इसका
तो इधर बनेगा, तो इधर में एक बॉडी डायगोनल होने के लिए हमारे पास एक एटम कहाँ रहेगा, एक बॉडी डायगोनल में रहेगा। मतलब हमारा जो टेट्राहेड्रल वॉइड में जो एटम रहता है ना, वो मतलब हम बोल सकते हैं कि बॉडी डायगोनल में रहता है, ठीक है। सो हम ऐसे लिखते हैं बॉडी डायगोनल को, ठीक है, और इसका ऐसे हो जाता है, ठीक है। और जो आपका इसका दिखता है स्ट्रक्चर वो कुछ इस तरह का दिखता है। इट इज़ योर टेट्राहेड्रल वॉइड, इट इज़ योर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर आपका क्या है, बेसिकली जो है वॉइड है, ये आपका क्या है, वॉइड है। और वॉइड का जो रिप्रेजेंटेशन होता है रेडियस के अकॉर्डिंग, रेडियस के इन टर्म्स ऑफ रेडियस, वो क्या होता है, आर प्लस, बिकॉज द वॉइड इज बेसिकली ऑक्यूपाइड द कैटाइन पार्ट, ठीक है। सो ये आपका कैटाइन है और ये आपका एनायन है, ये आपका क्या है, एनायंस, आर आर माइनस। ओके, सो ये वाला मैं मिटा देती हूँ और यहाँ पे आपका जो टेट्राहेड्रल वॉइड का कैलकुलेशन है वो करना स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट में जैसे कि हमने ट्रायंगुलर में किया था, इसमें भी वैसे सेम करेंगे, पर इसमें चेंजेस आ जाएगा डायगोनल की वजह से। सो डायगोनल इज द बिटवीन ऑफ द डायगोनल, सो डायगोनल का हाफ विल बी द कंसिडरेशन। सो अगर आपका एक फेस डायगोनल की मैं बात करूँ, एक अगर फेस डायगोनल की बात करूँ, आपका फेस डायगोनल कितना होता है क्यूब का, √2a, √2 टाइम्स a इज़ द फेस सेंटर। सो अगर मैं फेस सेंटर की बात करूँ विच इज़ योर होल √a² प्लस a², है ना। अगर मैं एज लेंथ की बात करूँ, ठीक है, ये वाला एज लेंथ हो गया, इट इज़ योर a ना, है ना, और ये वाला एज लेंथ हो गया, इट इज़ ऑल्सो योर a। मतलब जितने भी लेंथ से ये बना होगा एक क्यूब, वो a बताया जा रहा है। सो √a² प्लस a² इज़ योर √2a, ठीक है। और यही √2a हमको मदद करेगा टू फाइंड आउट द रेडियस। सो √2a इज़ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये एक्चुअल में दो मतलब एनायंस तो एक साथ है, मतलब दो एनायंस एक साथ है, मतलब सम हो जा रहा है, विच इज़ r माइनस प्लस r माइनस इज इक्वल्स टू 2r माइनस, मतलब r माइनस प्लस r माइनस इज इक्वल्स टू 2r माइनस, मतलब 2r माइनस इज इक्वल्स टू √2 टाइम्स a। और अगर हम सिंपल r माइनस का रेडियस निकालने की कोशिश करें, सो हमारा √2a अपॉन 2 आ जाएगा। और 2 इज़ नथिंग बट इन टर्म्स ऑफ रूट we can calculate that 2 is equals to √2 into √2, because √2 into √2 is equals to √4 is equals to 2। इसलिए हम 2 को क्या करते हैं, √2 into √2 लिख सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल्स के तौर पर। सो मैं इसको काम करती हूँ कि √2 into √2 ही लिख देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको कट करेंगे। सो बेसिकली a अपॉन √2 इज़ योर आंसर फॉर द रेडियस ऑफ एनायन पार्ट, ठीक है। सो यहाँ से हमको रेडियस निकल गया स्फीयर का। अब हमारा क्या मोटिव था कि हमारा जो फेस डायगोनल है उसका कितना रेडियस निकलेगा। सो अगर हम फेस डायगोनल की बात करें, सॉरी बॉडी डायगोनल की बात करें, तो ये तो आपका फेस डायगोनल है, ये आपका क्या है, फेस डायगोनल है, फेस डायगोनल। और यहाँ पर हमको निकालना पड़ेगा बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल कैसे होता है, √3 है ना, जैसे √2a आपका फेस होता है, जैसे बॉडी आपका √3a होता है। सो अगर ये आपका बॉडी डायगोनल है, अगर ये आपका बॉडी डायगोनल है, तो हम देख सकते हैं कि बॉडी डायगोनल इज़ नथिंग बट द कंसिडरेशन ऑफ r प्लस, एक ये r प्लस है ना, और r प्लस प्लस r माइनस हम कर सकते हैं। सो r प्लस प्लस r माइनस, क्योंकि r माइनस का एक पार्ट और r प्लस का एक पार्ट हमको बहुत इजीली दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पर आप अकॉर्डिंग टू द इक्विलेटरल ट्रायंगल के भी तौर पर निकाल सकते हो, पाइथागोरस निकाल के, पर मैंने आपको सिंपल वे में बताया है कि एक ट्रायंगल में कैसे आपका cos थीटा के टर्म में निकल सकते हैं। सो ये आपका r प्लस प्लस r माइनस निकल जाएगा, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है वो हाफ ऑफ द डायगोनल, आपको जो रेडियस दिख रहा होगा स्फीयर का वो है, और हमारा रिलेशन ही निकालना है स्फीयर से। सो r प्लस प्लस r माइनस विल बी द रेडियस ऑफ दिस डिस्टेंस। सो r प्लस प्लस r माइनस इज इक्वल्स टू √3 इंटू हाफ, ऐसे नहीं लिखना चाहिए, √3a इंटू हाफ, ठीक है। सो r प्लस प्लस r माइनस इज इक्वल्स टू √3a अपॉन 2। अगेन 2 को हम इन टर्म्स ऑफ √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, पर यहाँ पर हम लिख चुके हैं, तो एक काम करते हैं, इसको जस्ट डिवाइड कर देते हैं टू मेक आउट द सिंपलेस्ट फॉर्म। हमने पहले निकाला है ना कि सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने के लिए न्यूमेरिकली को डेरिवेट करना पड़ता है। सो हम इसको क्या करेंगे, सिंपल इसके साथ इक्वेशन 2 को, इक्वेशन 2 इज़ योर बिगेस्ट वैल्यू, सो इक्वेशन 2 इज़ डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1। सो द फॉर्मूला इज़ लाइक दिस, कैसे हो जाएगा, √3a डिवाइडेड √3a 2 डिवाइडेड बाई a अपॉन √2, ठीक है।
डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1। आप इसको मतलब ज्योमेट्री के तौर पर लिख सकते हो, पर मैं बहुत इजीली आपको बता दे रही हूँ। डिवाइडेड इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1, ठीक है। सो a अपॉन रूट 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1, मतलब ये वाला इक्वेशन रूट 3 a अपॉन 2 डिवाइडेड बाई a अपॉन रूट 2 ना। सो कितना आ जाएगा, रूट 3 a अपॉन 2 इंटू रूट 2 इंटू ए, है ना। सो इसका कितना फॉर्मूला आ जाएगा, अगेन हम कैसे निकाल सकते हैं, इसको कैसे निकाल सकते हैं। देखिए a अपॉन रूट 2 इज़ द फॉर्मूला ऑफ द फर्स्ट रेडियस। सो हम इसको जब लिखेंगे तब लिखेंगे कुछ ऐसे r प्लस r माइनस अपॉन r माइनस, ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना था, रूट 3 a अपॉन 2 डिवाइडेड बाई a अपॉन रूट 2, ठीक है। और इसको हम इधर उधर कर दिए तो हमारा जो बेसिक इम्पॉर्टेंट सा आंसर आ गया वो इतना आ गया, r प्लस r माइनस अपॉन r माइनस इज इक्वल्स टू रूट 3, देखिए a अपॉन रूट 2 इंटू रूट 2 a अपॉन a। सो रूट टू कैंसिल, और रूट 2 और नीचे अगर है तो a कैंसिल, इट विल बी टोटली रूट 3 अपॉन रूट 2। और यहाँ पर अगर हम r माइनस को उधर लेके जाएँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो अवर हाँ एक सेकेंड, तो हमको क्या करना है, इसको 1 में चेंज करना है। सो इसको 1 में चेंज करने के लिए कैसे करना पड़ेगा, हमको कैसे करना पड़ेगा, इसको मिटा दूँ, क्या मिटा देती हूँ। देखिए r प्लस r माइनस अपॉन में r माइनस इज इक्वल्स टू रूट 3 अपॉन रूट 2। सो अगर मैं ऐसे लिखूँ r प्लस 1 अपॉन r माइनस, मैंने आपको बताया था पिछले बारे क्वेश्चन में ट्राइगोनल में कैसे ये वाला आया, अपॉन r रूट 3 अपॉन रूट 2, और r प्लस अपॉन r माइनस इज इक्वल्स टू रूट 3 अपॉन रूट 2 माइनस 1। सो r प्लस अपॉन r माइनस ऐसे निकालेंगे तो रूट 3 माइनस रूट 2 अपॉन रूट 2। सो द फॉर्मूला विल बी, द वैल्यू विल बी, इसका अगर पूरा हम सॉल्व करें कितना होता है, 1.732 रूट 3 का वैल्यू, और 1.414 डिवाइडेड बाई 1.414, द आंसर विल बी 0.255 समथिंग। आप देख लो, देखिए अगर हम इसका वैल्यू इसका फाइंड करें, ठीक है, तो कैसे आ जाएगा इसका फॉर्मूला, 0.225 आएगा, ठीक है। इट इज़ अ टेट्रागोनल, ठीक है, टेट्रागोनल का 0.225 आर आता है, 0.225 आर। और ये आर आपका क्या है, ये आर आपका क्या है, ये आर आपका कैपिटल आर है। मतलब हम बोल सकते हैं कि किसी बुक में अगर ऐसे लिखा हो तो वो भी सही है, और किसी बुक में अगर ऐसे लिखा हो तो वो भी सही है। बेसिकली हमको क्या फाइंड करना दिखा रहा है, कि आपका जो कैटायन का मतलब रेडियस है वो कितना है। तो 0.225 विल बी, ठीक है। और कहाँ पर प्रेजेंट रहता है टेट्राहेड्रल, कहाँ पर प्रेजेंट रहता है, डायगोनल में, डायगोनल में एक टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट रहता है। ओके, आपको समझ में आ गया। ओके, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, देखिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड दिखता कैसा है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे दिखता है। मान लीजिए कि मैंने आपको बताया था कि एक ऑक्टाहेड्रन, जैसे मान लीजिए कि ये आपका जो स्फीयर है कुछ ऐसे है, ठीक है। अब ये स्फीयर जब आपका ऐसे बन जाए, ये वाला जो खाली जगह आपको दिखी, ये वाला जो खाली जगह आपको दिखी, इट इज़ योर ऑक्टाहेड्रल वॉइड, इट इज़ योर ऑक्टाहेड्रल वॉइड। सो ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज़ नथिंग बट वॉइड के ऊपर वॉइड, तो ये आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का स्ट्रक्चर भी सबको पता होगा कैसा होता है। एक हेक्सागन बना लीजिए, हेक्सागन ऑक्टाहेड्रन है नहीं, और इसमें जो आपका ऐसे है वैसे कर दीजिए, और जो ऐसे है वैसे कर दीजिए। इट इज़ योर ऑक्टाहेड्रल, इट इज़ योर ऑक्टाहेड्रल वॉइड। मैं लिख दूँ, लिख देती हूँ, इसको देख के कैलकुलेशन किया जाएगा।
सो स्टार्ट करते हैं इसका कैलकुलेशन कंप्लीट करना। मेरा मार्कर का ओके। सो ये वाला आपका तैयार हो गया। अब कैलकुलेशन करते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए। ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए कैलकुलेशन करते हैं। बहुत हल्का है। ओके, सो ये वाला कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक मतलब 4 वर्ड्स, मतलब 4 स्फीयर्स हैं, कुछ ऐसे। अब ये 4 स्फीयर्स में आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा होगा। यही वाला वर्ड आपका क्या है? ये वाला वर्ड आपका क्या है? ऑक्टाहेड्रल वर्ड। ऑक्टाहेड्रल वर्ड मतलब द कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत इजीली आपका जो प्रेजेंटेशन रहता है वो बहुत इजीली गैप फिल कर देता है, जिसमें आपका बहुत इजीली गैप फिल हो जाता है। ठीक है, उसमें क्या हो जाता है, जो CN है वो 6 रहता है। ठीक है, अच्छा, सो इट इज़ योर ऑक्टाहेड्रल वर्ड, है ना? अच्छा, अब इस वाले ऑक्टाहेड्रल वर्ड में हमको क्या निकालना है? रेडियस निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं रेडियस निकालना। ये एनाइंस है जो स्क्वायर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। सो फर्स्ट में कैसे निकालेंगे? मान लीजिए कि ये आपका जो ऑक्टाहेड्रल है, आपका ऑक्टाहेड्रल है वो कुछ इस तरह से बाइंडेड है, और एक आपका ये स्क्वायर शेप का एक स्ट्रक्चर बन रहा है। सब अगर हम मिडिल पॉइंट को जोड़ दें, और यहाँ पर अगर आपका जो R प्लस कैटाइनिक पार्ट है वो यहाँ से एक बाइसेक्टर बना रहा है और यहाँ से एक परपेंडिकुलर जॉइन हो रहा है। सो यहाँ से हमको एक चीज़ दिख रहा होगा कि इट इज़ अ मतलब राइट एंगल ट्रायंगल बट द बाइसेक्टर ऑफ अ स्क्वायर। सो यहाँ पर आपका जो ये वाला पॉइंट बनेगा ना वो एक्चुअल में cos 45 बनेगा, नॉट cos 30। सो हमको देखना पड़ता है कि एक्चुअल में ये जो एंगल है वो एक्चुअल में कहाँ से डेरिवेट हो रहा है। सो आपको फर्स्ट में क्या लिखना है? सिंपल लिख देती हूँ, आप लोग नाम बाद में लिख लेना कि द cos 45 डिग्री एंड cos 90 डिग्री विल बी द एंगल लाइक दिस। अगर मैं यहाँ पर ऐसे की बात करूँ लाइक दिस, तो ये वाला आपका जो बाइसेक्टर है वो बनेगा, और ये वाला आपका, मैं एक ऐसे पॉइंट की बात कर रही हूँ जो स्क्वायर में हो, और ये वाला आपको कुछ ऐसे बुक में दिखाई देगा विच इज़ द डायगोनल ऑफ मतलब स्क्वायर। ठीक है, एंड cos 45 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना होता है? 1/√2 एंड cos 90 तो हमारा जो बेसिक इंस्टेंस के लिए था, और यहाँ से हमारा जो वैल्यू आ जाएगा वो अगेन cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपन हाइपोटेनस से एडजेसेंट इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस। सबको पता है कैसे होता है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। देखिए सबको पता होगा कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल रहता है, ये वाला पॉइंट आपका परपेंडिकुलर रहता है विच इज़ ऑल्सो नोन एज अपोजिट। ये वाला पार्ट आपका एडजेसेंट रहता है। जिनको नहीं पता उनके लिए बता दे रही हूँ, एडजेसेंट अपॉन नहीं, मतलब एडजेसेंट बोलते हैं, बेस भी बोलते हैं, इट इज़ नॉट अपॉन। और ये वाला आपका हाइपोटेनस। जो लोग बायो वाले हैं उनके लिए बता दिया मैंने, मैथ्स वाले को पता होगा। सो इट इज़ द राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, सो cos थीटा का फॉर्मूला वही रहने वाला है हर सिचुएशन में। यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया कि कैसे होता है cos थीटा में 45। हाँ, अब कैसे हमारा कौन सा वाला नाम हो रहा है ये देख लीजिए। मान लीजिए कि अगर ये A है, ये B है, ये C है, सो ABC आपका क्या है, या फिर हम बोले कि BAC, इट इज़ अ एंगल, BAC द cos 90 एंड द BCA विल बी योर cos 45। ओके, सो ये आपका कुछ बेसिक था, और cos 90 इज़ नथिंग बट द एंगल दिस, एंड cos 45 का वैल्यू ये है। सो cos थीटा का ये है, तो हम बोलेंगे कि एडजेसेंट क्या है यहाँ पर? एडजेसेंट क्या है? एडजेसेंट इज़ नथिंग बट R माइनस एंड
आर माइनस अपॉन में आर माइनस प्लस आर प्लस तो हर जगह आएगा, क्योंकि एक एनायन पार्ट से एक कैटायन पार्ट जुड़ा है, तो दैट विल बी योर प्लस ऑलवेज। सो आर माइनस अपॉन आर माइनस प्लस आर प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1/√2 ऑन reciprocating this whole equation we will having r minus plus r plus upon r minus is equals to √2। सो यहाँ से कितना आ जाएगा, r माइनस अपॉन r माइनस कट होके 1 प्लस आर प्लस अपॉन आर माइनस इज इक्वल्स टू √2। और अगर मैं इसको ऐसे सिंपलेस्ट फॉर्म लिखने की कोशिश करूँ, मैं लिख के दिखा देती हूँ, कन्फ्यूज नहीं हो जाएंगे। r प्लस अपॉन r माइनस इज इक्वल्स टू √2 माइनस 1। सो r प्लस विल बी योर 1.414 minus 1, so r plus is equals to 0.414 r माइनस। ऐसे आप चेक कर सकते हो क्योंकि बहुत ईजी है। अगर वहाँ पर आपको डाउट हो कहीं पर टेट्राहेड्रल में, तो आप इजीली ऑक्टाहेड्रल को निकाल कर चेक कर लो, क्योंकि बहुत बार ना 0.225 और 0.414 ये सिलेबस में आपका है, तो आपको कन्फ्यूज हो सकता है। तो आप इजीली ये देख सकते हो, अगर इसका 0.414 है तो इसका बेसिक सा होगा 0.225, ठीक है। ओके, सो यहाँ तक आपका जो है वर्ड्स का जो कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ कैलकुलेशन वो कंप्लीट हो गया। लास्ट आपका बच रहा है क्यूबिक वर्ड, उसको हम सॉल्व करने वाले हैं इन नेक्स्ट क्लास। सो तब तक के लिए इसको आप प्रैक्टिस कीजिए। इससे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मैं करवाने वाली हूँ नेक्स्ट क्लास में। सो आप तब तक इसको समझिए, और इसको समझने के बाद आपको इजीली सब मैथ्स भी इजीली बनते रहेंगे और स्ट्रक्चर्स भी इजीली समझ में आ जाएगा। एक लास्ट चीज़ आपको बता देना चाहती हूँ कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड आप कहाँ बेसिकली प्रेजेंट रहता है। सो एक काम करती हूँ कि टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का एक लैटिस बना के शो कर देती हूँ कि कहाँ पर कौन कौन सा प्रेजेंट रहता है। आई होप कि आपको समझ में आ जाए। एक ही लैटिस बना देती हूँ, उसमें आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जो बॉडी डायगोनल रहता है ना, उसको आप याद रखना कि फेस डायगोनल प्लस किसी एज लाइन का रहता है, तो वो आपको बुक में एक वैल्यू के तौर पर मिल जाएगा। सो आप देख लेना। वो बहुत सारे तरीके होते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वगैरह ऐसे ऐसे। सो आपको उसको अच्छे से चेक करना है कि कौन सा वाला कौन से बाइसेक्टर के तौर पे आ रहा है। ओके ओके, सो मुझे क्या लिखना था, हाँ, स्ट्रक्चर्स इन फाइंडिंग द octahedral voids and tetrahedral voids in a given lattice। मैं एक लैटिस बनाने वाली हूँ, सो देख लीजिए। अच्छा, अब यहाँ पर आपको जोड़ना है, बस कैसे जोड़ेंगे, ऐसे है ना, और ऐसे जुड़ता है, ये एक ऐसे जुड़ जाता है, एक ऐसे जुड़ता है, ऐसे, ठीक है। ये आपको एक लैटिस दिख रहा होगा, यूनिट सेल्स। अब इसमें आपको मैं ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स का बता देती हूँ। ऑक्टाहेड्रल वर्ड जो रहता है ना, जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड रहता है, जो पिंक कलर से आपको दिखेगा वो ऑक्टाहेड्रल वर्ड है। जो टेट्राहेड्रल वर्ड है वो आपको ब्लू कलर से दिखाऊंगी मैं, ठीक है।
यहाँ से देखिए, जैसे ही मैंने आपको बताया था कि जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड रहता है वो कहाँ पर प्रेजेंट रहता है, कहाँ पर प्रेजेंट रहता है, बॉडी सेंटर में, BCC में, प्लस कहाँ पर प्रेजेंट रहता है, एज के सेंटर में, ठीक है। अच्छा, जो टेट्राहेड्रल वर्ड रहता है वो कहाँ प्रेजेंट रहता है, कहाँ प्रेजेंट रहता है, मिडिल ऑफ डायगोनल, ठीक है। सो ईच एंड एवरी डायगोनल आपको 2 पॉइंट्स दिखेंगे एटम्स में, सो वही आपका टेट्राहेड्रल होगा, ठीक है। सो मैं इसमें आपको एक डायगोनल बता के दिखा दूंगी, आप बाकी डायगोनल्स को एज्यूम कर लेना। सो मैं आपको फर्स्ट में ऑक्टाहेड्रल वर्ड का दिखा देती हूँ। देखिए, ऑक्टाहेड्रल वर्ड बताया जा रहा है कि BCC में, विच इज़ यहाँ पर, ठीक है। प्लस आपका एक मतलब 3 और जो है वो एच सेंटर में है, मतलब कुछ ऐसे। एच सेंटर कहाँ कहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ, ठीक है। अगेन यहाँ पर एक सेंटर, यहाँ, ठीक है, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, है ना। इसके लिए कहाँ पर होगा, ये ऊपर वाला है ना, ऊपर वाले के एज लेंथ 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए, ठीक है, 8, और साथ साथ इसको जोड़ के रखें 8 9 10 11 12, मतलब यहाँ पर कुछ ऐसे। ये आपका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर के अकॉर्डिंग मैं दिखाना चाह रही थी आपको, आप समझ जाओ। ये आपका 4 हो गया, और ये आपके जो बन रहे होंगे यहाँ पर ऐसे, ठीक है। ये वाला पार्ट मैं जोड़ देती हूँ। ऐसे, ठीक है। सो इट इज़ योर ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स जो मैंने पिंक कलर से शो किए हैं, और ये आपके 12 एजेस को फुलफ़िल कर रहे हैं। एक BCC ये वाला है, और टेट्राहेड्रल वर्ड्स, मतलब टेट्राहेड्रल वर्ड हम बोल सकते हैं कि डायगोनल में होता है। तो मान लीजिए कि ये आपका एक फेस है, और ये फेस में आपका जो डायगोनल होगा, मतलब नीचे वाला डायगोनल, यहाँ से यहाँ पर एक आएगा। सो हम बोल सकते हैं कि यहाँ से एक डायगोनल आएगा, और फिर हम बोल सकते हैं कि अगेन इस वाले फेस से एक डायगोनल जाएगा, यहाँ से एक डायगोनल हो गया, ठीक है। अच्छा, और अगेन ये नीचे वाला फेस, यहाँ से एक डायगोनल जाएगा इधर को, ये वाला एक हो गया, और ये वाला एक, बस ऐसे बहुत सारे ऐसे डायगोनल बन जाएंगे 4। इस 4 में आपके कैसे रहेंगे, दो क्या रहेंगे, 2 आपके टेट्राहेड्रल वर्ड्स रहेंगे, टेट्राहेड्रल वर्ड्स। आई होप आपको समझ में आ गया कि बड़े टेट्राहेड्रल वर्ड्स, और उसके जो बेसिक जो हम बोल सकते हैं कि कैलकुलेशन थे एक लैटिस के ऊपर, वो आई होप कि ये वाला में आपको कोई डाउट नहीं है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ बताइए, जिसमें मुझे और ज़्यादा इजी हो समझाने में। सो यहाँ तक आपको यही था, और नेक्स्ट क्लास में हम सॉल्व करेंगे कि व्हाट इज़ द क्यूबिक वर्ड का कैसे हम कैलकुलेशन करते हैं। उसके लिए भी अलग रेडियस रहता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। सो रेंज के अकॉर्डिंग आपको जो है अलग अलग कंपाउंड्स दे दिए जाते हैं, उससे कोऑर्डिनेशन नंबर हमको चेकआउट करने पड़ते हैं। ज़रूरी ऐसा नहीं है कि किसी एक जो एलिमेंट है, किसी एक नेचर का एलिमेंट हो। मतलब मान लीजिए कि हमें पता है कि NaCl इज़ आयनिक, सेशियम क्लोराइड इज ऑल्सो आयनिक, बट एवरी टाइम सेम आयनिक हो पर कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज हो जाए, इसके अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज हो जाए। क्यों होते हैं, क्योंकि उसके रेडियस के रेंज रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपके वैल्यू चेंज हो जाते हैं। तो यही आपका बेसिक जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक था कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, और आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया यहाँ तक। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। सो थैंक यू एंड कीप स्टडिंग।